जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो मुद्दा है ये चर्चा में क्यों रहा, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर जो इसकी विशेषताओं से संबंधित होंगे और भारत की प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर होंगे। सबसे पहले ये बात कि चर्चा में क्यों है बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों, चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और ये परीक्षण तब किया है जब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण, परमाणु हथियारों के परीक्षण को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि उत्तर कोरिया ना तो किसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है और ना ही किसी परमाणु हथियार का परीक्षण कर सकता है। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए उत्तर कोरिया ने इस प्रकार के परीक्षण को अंजाम दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उत्तर कोरिया के बारे में जानते हैं कि भाई उत्तर कोरिया क्या है जिसने बिना इन सभी चीज़ों की परवाह किए परीक्षण कर दिया। उत्तर कोरिया दोस्तों एशिया का एक देश है। वर्तमान में हम उत्तर कोरिया की बात करें तो ये दो भागों में बटा हुआ है। 38वीं समानांतर जो रेखा है, याद रखिएगा, यहाँ से जो है 38वीं समानांतर रेखा जो है वो इस देश को बात करें दो भागों में बांटता है। कोरियाई क्षेत्र को, कोरियाई क्षेत्र को दो भागों में बांटने वाली जो 38वीं समानांतर रेखा है, हम उसके पहले की यदि हम बात करें, इसका जो जो आपको आधिकारिक नाम मिलता है वो मिलता है कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। ये इसका आधिकारिक आपको नाम मिलता है। लेकिन यहाँ पर गणराज्य लोकतंत्र जैसी कोई बात ही नहीं है। लोकतंत्र जैसी कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ का जो राजा है वो है तानाशाह। तानाशाह राजा कौन है? तो याद रखिएगा, आप सब लोग उसको जानते हैं, किम जोंग। किम जोंग जो है वो यहाँ का तानाशाही राजा है। जो आदेश दे देता है उसको पूरा करना पड़ता है। तो इस प्रकार तानाशाही रवैये को लेकर यहाँ पर सरकार चलती है। तो लोकतंत्र जैसी कोई बात यहाँ पर हम मान ही नहीं सकते हैं। लेकिन 38वीं समानांतर रेखा इस कोरियाई क्षेत्र को दो भागों में बांटेगी। जो उत्तर का इलाका है वो उत्तर कोरिया, जो दक्षिण का इलाका है वो दक्षिण कोरिया होगा। तो ये विभाजन का क्या कार्यक्रम है, तो इसको भी जरा समझ लेते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो याद रखिएगा कि 1905 में रूस और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ। किसके बीच में? रूस व जापान को लेकर, जिसमें कई क्षेत्रों पर एक दूसरे का कब्जा हुआ था। इस युद्ध के बाद लगभग 1910 में कोरिया का जो इलाका है वो जापान के कब्जे में आया, और 1910 से लेके तो 1945 तक ये कोरिया का इलाका पूरा जापान के कब्जे में ही था। 1945 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 1939 से लेकर तो 1945 के बीच में चला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1945 में ख़त्म होता है, और इसका ख़त्म जो होता है उसकी जो जो स्थिति थी वो आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका ने 6 अगस्त 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी जापान पर परमाणु बम गिरा दिए थे। और परमाणु बमों के कारण जापान की हालत खस्ता हो गई थी और जापान ने घुटने टेक दिए थे 15 अगस्त 1945 के दिन। और जब इन्होंने घुटने टेके तो उसके बाद जापान का पावर चला गया। अब दो ध्रुवीय विश्व का शुरुआत होती है। एक तरफ हम बात करें तो आपको दिखाई पड़ता है यूएसएसआर, जिसका हेड जो रहा रूस रहा, और एक तरफ आपको दिखाई पड़ता है नाटो, अर्थात हम बात करें इसके हेड के तौर पे अमेरिका। तो एक तरफ अमेरिका और एक तरफ यूएसएसआर, ये दो ध्रुव बन गए जो पूरे विश्व को एक प्रकार से देख रहे थे, पावरफुल देश। तो यहाँ पर दो ध्रुवीय अगर वैश्विक स्थिति की बात करें वो पनप गई थी। दोनों के बीच में एक प्रकार का शीत युद्ध चालू हो गया था, और इस शीत युद्ध के काल में 1945 में ही कोरिया जो है वो दो भागों में बढ़ गया है। वो एक इलाका जो है वो रूस के पास आ गया, रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में, और एक इलाका जो है वो अमेरिका के कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में जाना गया। यहाँ से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है वो आपको विभाजित होते देखते हैं, जिनके बीच में 38वीं समानांतर रेखा दिखाई पड़ती है। लेकिन फाइनली यदि हम बात करें तो 1991 में एक अलग देश के तौर पर संयुक्त राष्ट्र ने इसको टैग दिया, उसको स्वीकार किया था। तो 1991 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको एक स्वीकार किया है एक देश के तौर पे। तो ये कोरिया का पूरा अभी तक थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में हिस्ट्री बताया। यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्योंगयांग, इसकी राजधानी जो है वो प्योंगयांग है, और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। तो सियोल एक साउथ में राजधानी है और प्योंगयांग जो है वो नॉर्थ की राजधानी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नॉर्थ कोरिया के, जिसके पश्चिम में जो है वो
पीला सागर है, उत्तर में जो है वो चाइना है, थोड़ी सी सीमा देखिए यहाँ पर इसके रशिया से लगती है, और यहाँ पर जो है वो पूर्वी सागर है जिसको हम जापान सागर के नाम से भी जानते हैं, और ये आपका कोरियाई क्षेत्र रहा जिसने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये कोरिया की चर्चा हुई। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक प्रकार से परमाणु हथियार, भारी वजन वाले बमों को ले जाने के लिए बनाई गई है। इसका जो इजाद किया गया, इसका जो आविष्कार किया गया था, उसके पीछे कहीं ना कहीं मोटिव जो था वो था कि जो परमाणु बम बनाए गए हैं, इन परमाणु बमों को कैसे लॉन्च किया जाए, कैसे फोड़ा जाए। तो परमाणु बमों और इस प्रकार के भारी वजन के जो हथियार होते हैं, वो भारी वजन के हथियारों को, बमों को लॉन्च करने के लिए, अटैक करने के लिए ये मिसाइल का यूज़ किया जाता है। देखा जाए तो एक बहुत बड़े आकार की, है ना, एक बड़े आकार की मिसाइल होती है ये। तो बड़े आकार की मिसाइल है जो भारी मात्रा में ईंधन को लेकर चलती है अपने साथ में। भारी जो वजन वाले हथियार होते हैं, बम जो होते हैं, उनको ये अपने निशाने पर पहुंचाने का काम करती है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, ये एक प्रक्षेपास्त्र के माध्यम से लॉन्च की जाती है। किसके माध्यम से? एक प्रक्षेपास्त्र सिस्टम के जैसा काम करती है। अब प्रक्षेपास्त्र सिस्टम के जैसा काम का मतलब कैसा है कि जैसे आप अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट भेजना चाहते हो तो उसको कैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी प्रक्षेपास्त्र का यूज करके प्रक्षेपित किया जाता है। उसमें तरल और ठोस प्रकार के ईंधन होते हैं। ये ठोस ईंधन तरल ईंधन का जैसे जैसे खत्म होते जाते हैं वो हिस्सा अलग होकर धरती पे गिरते जाता है। सेम उसी प्रकार की व्यवस्था इसमें होती है। इसको जब प्रक्षेपित किया जाता है तो इसमें अलग अलग प्रकार के ऐसे कंटेनर लगे होते हैं, इनमें ईंधन भरा होता है, ठोस ईंधन या तरल ईंधन। जैसे इसको छोड़ा जाता है तो पहले इंजन चालू होता है, इसमें अगर कोई ईंधन जला है तो वो जल जाता है, इसको आगे बढ़ाता है। उसके बाद ये जैसे खाली हो जाएगा तो ये धरती पर गिर जाएगा इधर पहले, फिर दूसरे वाला ईंधन का प्रयोग होता है, फिर वो गिर जाता है, फिर तीसरे वाला ईंधन का प्रयोग होता है, वो गिर जाता है। जितने भी चरण के इसके ईंधन होते हैं, उतने चरणों के बाद वो ईंधन का हिस्सा जो होता है वो अलग होकर गिर जाता है। आगे लगा होता है वो बम अपने गंतव्य तक, अपने निशाने तक पहुंचता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये अंतरिक्ष में जैसे उपग्रह भेजने की प्रणाली है, उसी तरह से काम करने वाली की व्यवस्था होती है, जिसमें परमाणु बम को अपने टारगेट पर भेजने का काम किया जाता है। ठीक है। अब जब भी इसको हवा में छोड़ा जाता है तो ये एक प्रकार से वायुमंडल की ऊपरी सतह तक भी चली जाती है, इतनी ऊपर तक चली जाती है। मतलब क्या कि जब भी इसको छोड़ा जाता है, देखिए कि इस प्रकार से ये जो वे है, ये ऐसे रास्ते को फॉलो करती है। ये तो ये जो रास्ता बना है दोस्तों, ये किस प्रकार का रास्ता बना है? तो इसको हम बोलते हैं अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार रास्ते को फॉलो करती है ये हवा में। क्लियर है? और इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल में जो फाइनल बम आप किसी भी एरिया में गिराने वाले हो, वो बम जो होता है वो गुरुत्वीय प्रभाव से गिरता है। किसके प्रभाव से गिरता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, गुरुत्वीय प्रभाव से गिरता है। मतलब ये कि जो प्रक्षेपास्त्र है, जो इसका भेजने की व्यवस्था है, ईंधन वाली व्यवस्था है, मिसाइल जो है, उससे जैसे इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो ये गुरुत्वीय प्रभाव में आ जाती है। क्योंकि जब तक ईंधन चल रहा है तब तक इसको इफेक्ट मिल रहा है, और उसके बाद ये किस में आ गया? गुरुत्वीय प्रभाव में आता है, और उस गुरुत्वीय प्रभाव में आने के बाद ये बम जो होता है वो गिरता है अपनी जगह पर। इसका मतलब कि एक बार आप इसको जैसे छोड़ देते हैं, प्रक्षेपित कर देते हैं, छोड़ने के बाद इस पर आपका नियंत्रण नहीं रहता। याद रखेंगे, छोड़ने के बाद इस पर आपका नियंत्रण नहीं होता, नियंत्रण से रहित हो जाती है। अब सोचिए कि यदि आपने इसको छोड़ा और उसके बाद आपका इस पर नियंत्रण नहीं है, इसको कहाँ गिरना है वो तो आपको पता है, लेकिन ये सटीकता का यहाँ पर अभाव रहेगा, ये वहीं गिरेगी ये तय नहीं है। मतलब एक प्रकार से जब भी टारगेट की सटीकता का हम बोलें तो सटीकता का यहाँ पर हमको अभाव देखने को मिलता है। कई बार चूक भी सकता है टारगेट, क्योंकि इस पर आपको कोई नियंत्रण नहीं रहता यदि आप इसको छोड़ देते हो तो, क्योंकि इसका प्रक्षेपास्त्र से संपर्क खत्म हो जाता है, फिर ये गुरुत्वीय प्रभाव में आ जाती है, और गुरुत्वीय प्रभाव में आकर जो बम होता है वो जमीन पे गिरता है। उसके बाद इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल करना कठिन हो जाता है। बराबर है कि नहीं है? इसलिए मैंने क्या कहा कि टारगेट की सटीकता का अभाव होता है कौन सी मिसाइल में? बैलिस्टिक मिसाइल में। लेकिन इसके अगेंस्ट, इसके दूसरी तरफ मैं जाऊं तो एक मिसाइल और होती है क्रूज मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल जो होती है इसमें टारगेट की सटीकता होती है, क्योंकि ये अपने शुरू से लेकर तो आखिरी तक आपके कंट्रोल में रहती है। अगर टारगेट से आगे भी निकल गई है, चूक जाती है, तो ये वापस उस टारगेट पे आकर उसको हिट करती है। इसका मतलब है कि क्रूज मिसाइल में सटीकता ज्यादा है किसके मुकाबले? बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले में। क्लियर है? हाँ।
तो ये बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर हम बात करें कि सबसे पहली बैलिस्टिक मिसाइल कब आई थी, तो बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर हम बात करें तो ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल को पहले प्रयोग किया जा रहा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम भारत के संदर्भ में बैलिस्टिक मिसाइल की और बैलिस्टिक मिसाइल के प्रयोग को लेकर आई हुई संधि को लेकर। तो सबसे पहले हम संधि की बात करते हैं, कानूनों की बात करते हैं। तो जब बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय कानूनों की, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कानून की, तो यहां पर हमको दो प्रकार के कानूनी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक व्यवस्था जो है उसको हम बोलते हैं ICOC और दूसरी जो व्यवस्था है वो है MTCR। अब इसमें ICOC जो है इसको याद रखिएगा कि पूर्व में इसको एक प्रकार से आचार संहिता इसको कहते हैं और पूर्व में इस आचार संहिता को बोला जाता था बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार के खिलाफ हैग आचार संहिता, इसको अब क्या बोलते हैं, हैग आचार संहिता इसको वर्तमान में कहा जाता है। जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बैलिस्टिक मिसाइल के प्रयोग को रोकना। जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग होता है उस प्रयोग को रोकना इस आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य है। अगर MTCR की बात की जाए दोस्तों, तो MTCR जो है वो 1987 में आया गया था, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये स्वैच्छिक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है। क्या है, स्वैच्छिक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है। दोनों के फुल फॉर्म मैंने आपको हिंदी में बता दी, उसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक आचार संहिता है और एक मिसाइल नियंत्रण को लेकर एक स्वैच्छिक व्यवस्था है। इसका उद्देश्य यह है कि भाई ऐसे जो भी मिसाइल व्यवस्था है या मिसाइल हो या ऐसा कोई भी असेट जिससे आप, जो मानव रहित है, जो क्या है, मानव रहित है और जिससे आप किसी भी चीज को दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हो, तो वो मिसाइल या कोई सी भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिससे आप किसी भी चीज को दूसरे पर अटैक कर सकते हो, उसको गंतव्य तक पहुंचा सकते हो। ऐसे किसी भी साधन को जिससे आप रासायनिक, परमाणु या फिर जैविक हमला कर सकते हैं, है ना। तो जनरली ऐसे किसी साधन से ही आप जैविक, परमाणु और रासायनिक हमला कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को रोकना ताकि इस प्रकार के हमले पर रोक लगाई जा सके, तो MTCR और ICOC जैसी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत जो है इन दोनों में शामिल है। भारत ने दोनों में अपना सहमति जताई है, भारत इन दोनों में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात हो गई है। इन दोनों कानूनों के तहत कहीं ना कहीं जो उत्तर कोरिया उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे, इनका उल्लंघन करके उसने फिर से परीक्षण कर लिया है। भारत की बात करें तो दोस्तों भारत के पास अपनी कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल थे। किसकी, भारत की। तो भारत की जो इंपॉर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें सबसे नंबर 1 नाम आता है अग्नि-P। अग्नि-P बैलिस्टिक मिसाइल भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी है आपकी शौर्य, शौर्य भी भारत की एक महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल है। तीसरी है आपकी पृथ्वी, पृथ्वी एक बैलिस्टिक मिसाइल इंपॉर्टेंट। चौथी आपकी धनुष, ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और 5 नंबर पे आती है सागरिका, सागरिका भी भारत की एक महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी हम लोगों ने कोरिया के बारे में, बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बारे में भी चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों लेक्चर को अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल सके। इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ अगले लेक्चर में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।